हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 198 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 199 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें अन्य किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। क्लियर? तो आपका प्रश्न जैसा कि है, कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आपने उत्तर लिखा है, कोविड-19 महामारी ने राष्ट्रों के विकास को हर प्रकार से बाधित किया है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र पर इसके गंभीर प्रभाव पड़े हैं, जिससे वर्ग असमानता एवं गरीबी ने गति पकड़ लिया है। ठीक, इसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। यूएनडीपी द्वारा जारी MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार भारत में 2005-6 एवं यहाँ नहीं आएगा, भारत में 2005-6 से 2016 और 17, जबकि यहाँ पे 2016-17 नहीं आएगा, यहाँ पे 2015 और 16 आएगा, क्योंकि एक दशक पे रिपोर्ट जारी होती है ना, दशक के हिसाब से गिना जाता है कि इतने के मध्य कम से कम 271 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने वर्ड लिख दिया बाहर निकाले गए, मतलब गरीबी एक कुआं था, उसमें वो लोग डूबे हुए थे, तो इसलिए उनको रस्सी से बाहर निकाल दिया गया। ऐसी लैंग्वेज ना लिखा करें, थोड़ा इसमें एक तरीके से एग्जामिनर हंसेगा। ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको इसको लिखना कैसे चाहिए। फिर आपने लिखा है दूसरा पॉइंट, 2015-16 में वंचन की तीव्रता 43.9% थी, जबकि गंभीर बहुआयामी गरीबी के तहत जनसंख्या 8.8% थी। आज भी 21% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। हालांकि सरकार द्वारा इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे PM जनधन योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस खाते खोले गए। अब 1.20 करोड़ से अधिक खाते खुल चुके हैं, जिसमें तकरीबन 1.31 करोड़ रुपए जमा हैं। PM गरीब कल्याण योजना, कल्याण नहीं कल्याण होता है, ठीक, वो उल्टा 10 यहाँ पे वो वाला आएगा अड़ा। ठीक है, द्वारा राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशदन क्या होता है, राशन होगा यहाँ पे, या तो दिए गए। ठीक है, इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए PM अन्नपूर्णा योजना, अब यहाँ पे अगर आप लिख रही हैं तो वयोश्रेष्ठ योजना लिखते हैं। ठीक है, की शुरुआत भी हुई। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोविड-19 महामारी का विकास परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। ध्यातव्य है कि चलिए अभी बात में कमी बताएंगे। गरीबी व असमानता में घनिष्ठ संबंध है, परंतु कुछ प्रयासों द्वारा इसके प्रभाव न्यून अवश्य किया जा सकता है। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा, स्टार्टअप को बढ़ावा। देखिए आपने पॉइंट तो लिखे हैं, लेकिन बस वही है ना, देखो होता क्या है कि जैसे मैं कई सारे बच्चों के कमेंट सुनता हूँ, जो बच्चे कमेंट करते हैं, जब हम ये आंसर लिख देते हैं तो चेक कर देते हैं, तो इसके बाद कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर इसमें इन्होंने ये पॉइंट नहीं लिखा, इसमें ये पॉइंट नहीं लिखा, ये तथ्य नहीं डाला, वो रिपोर्ट नहीं डाली, ये कमेटी का जिक्र नहीं किया। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, देखिए UPSC में ऑप्शनल अलग चीज़ है, GS अलग चीज़ है। GS आपसे कहता है बिल्कुल एक न्यूज़पेपर वाले की तरह। न्यूज़पेपर वाले की तरह मतलब आप बताइए, क्या रिक्शा वाला जब न्यूज़पेपर पढ़ता होगा तो क्या वो डाटा याद रखता होगा कि भारत में गरीबी इतने % थी, इतनी बढ़ गई, इतनी घट गई? क्या उसने ये डाटा याद रखा कि मोदी जी ने भारत से कितनी वैक्सीन को विदेशों में भेज दिया? हालांकि देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा ना करें कि मोदी जी मेरे को भी जेल में डलवा दें। हालांकि मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं, जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही मैं बस वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए रिक्शे वालों ने क्या, आपने देखा होगा रिक्शे वालों ने क्या ऑटो वाले ने क्या पोस्टर लगाया कि मोदी जी आप हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेशों में क्यों भेज रहे हैं? क्या वहाँ पे उन्होंने डाटा लिखा था? नहीं लिखा था। यानी कि वो GS का प्रश्न हुआ। उनको डाटा नहीं जरूरी, उनको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। ठीक, डाटा कौन याद रखेगा? पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक पार्टियां नहीं बता रही कि इतने लाख, इतने हजार, इतनी डोजेस भेज दें। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ऑप्शनल विषय है, उनका काम है सरकार पे टंच करना। इसीलिए आपको पता होना चाहिए UPSC आप में यही दोनों विषय जानना चाहती है कि आप जब पॉलिटिकल पार्टी बने, यानी कि ऑप्शनल जब आपका हो, तो उस फील्ड में डेप्थ नॉलेज हो।
ठीक है। और जब आप बाहरी की घटनाओं देखें तो जीएस की तरह नॉलेज हो। सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बात बताइए, इस समय देश के किस आईएएस ऑफिसर को पता है कि ऑक्सीजन कैसे बनती है? और क्या पता होना चाहिए किसी कलेक्टर को कि ऑक्सीजन कैसे बनाई जा सकती है प्लांट में? नहीं पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई को फैक्ट्री से कितनी फास्ट मूव करा के उन हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करा देना, ये पता होना चाहिए। ऑक्सीजन बनती कैसे, ये किसका काम है? साइंटिस्ट का। ये किसका काम है? वहां पे काम करने वाले वर्कर्स का। ये किसका काम है? सीएमओ का। सीएमओ को वो आदेश करेगा, कलेक्टर। आप बताइए, क्या आप एक एक सिलेंडर लेकर जाएंगे वहां पे? बिल्कुल नहीं लेकर जाएंगे। हाँ, अगर आपको उस फील्ड की जानकारी, जैसे आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में एक न्यूज की घटना आई थी कि 2 बीटेक इंजीनियर, मतलब एक आईएएस साहब और एक आईपीएस साहब, ये दोनों बीटेक इंजीनियर थे, इंजीनियर हैं, सॉरी, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, जब हॉस्पिटल का निरीक्षण करने गए, जब आप भी निरीक्षण करने जाएंगे तो आईएएस भी होंगे, मतलब आपके साथ में आईपीएस भी होंगे आपके साथ में, ठीक। तो ये लोग जब निरीक्षण करने गए तो इन्होंने देखा कि स्टोर रूम में काफ़ी सारे वेंटिलेटर इसलिए पड़े हैं क्योंकि उसे कोई भी व्यक्ति फिक्स नहीं कर पा रहा, मतलब उसे एक तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा कि हाँ इसे कैसे हमें लगाना है। तो उन लोगों ने जानते हो क्या किया? अपना बीटेक वाला ज्ञान लगाया। दोनों ने, थोड़ा ज्ञान आईएएस साहब को पता था, थोड़ा आईपीएस साहब को पता था। आईएएस साहब ने क्या किया कि जो वो गाइडलाइन वाली बुक होती है उसको खोलकर वो पढ़ पढ़ कर बताते गए, और आईपीएस साहब रिंच और बोल्ट कसते गए और धीरे धीरे बन गया। और सीएमओ साहब खड़े थे, वो बता रहे थे कि देखो ये मशीन यहाँ करो। कहने का मतलब क्या है? अब वहां पे ये तो नहीं कहा जा सकता कि आईएएस को नहीं वेंटिलेटर लगाना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए आईएएस को। आईएएस का काम वेंटिलेटर बनाना नहीं है, आईएएस का काम है वेंटिलेटर की उपलब्धता को श्योर करना, ठीक है। अगर वेंटिलेटर बनाना है तो एक्सपर्ट टीम को बुलाएगा। तो वही चीज होती है यहाँ पे कि आपको इतने तथ्य लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप बताइए, क्या एग्जाम हॉल में आपको 271 मिलियन याद रहेगा? सिंगल उसी पे तो क्वेश्चन आना नहीं है कि आपको ये पूरे के पूरे तथ्य पता होने चाहिए कि अच्छा हाँ 271 था, 272 नहीं था, 43.9% था, 8.8 था, ऐसा आपको याद नहीं रख। देखो यूपीएससी जटिल नहीं है, जटिल बात होती है कि यही तथ्य बना देते हैं और बच्चों को लगता है इन तथ्यों को याद करना है, जबकि यूपीएससी आपसे कभी नहीं कहती, क्योंकि डाटे तो बदल जाएंगे। सिंपल सी बात है, हर 3 महीने 4 महीने में कोई ना कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है। अभी आप देखिए 10 वर्ष का आया घटनाक्रम, जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे तब तक तो डाटा बदल जाएगा ना, तो वो बातें हमें याद नहीं रखनी। एक बात बताइए, सिंपल सी बात, क्या आप जब कभी खाना खाते हैं या खाना खाने जाते हैं तो क्या आप खाना जो खाते हैं वो वेट करके खाते हैं कि नहीं मुझे अभी 250 ग्राम ही खाना खाना है, जिसमें 50 ग्राम की एक रोटी होगी और 50 ग्राम की दूसरी रोटी होगी और बाकी जो 150 ग्राम होगी वो सब्जी और दाल होगी? नहीं खाते, जितनी भूख होती उतनी खाते, यानी कि निश्चिंत होकर खाते हैं। तो वैसे ही उत्तर को निश्चिंत होकर लिखें, तथ्यों को इतना मत डालें कि तथ्य से वो ऑप्शनल का विषय लग जाए, क्लियर, या रिपोर्ट कोई लग जाए। इसीलिए कहा जाता है न्यूज़पेपर से आप जीएस का पोर्शन निकालो। देखो ये सारी चीज़ें ना छांटने वाली बहुत मुश्किल होती हैं उत्तर में, कि ये चीज़ नहीं डालनी है, ये चीज़ डालनी है, और यही जिस दिन सीख गए आप तो उस दिन आप यकीन मानिए काफ़ी बेहतरीन उत्तर लिखने लगेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें इसमें नहीं डालनी है, वंचना वगैरह कुछ भी नहीं डालना, इतना डिटेल तथ्य नहीं डालना। मैंने आपको वहाँ पे केवल 2 से 3 तथ्य बताए थे, वो आप बस डाल दीजिए, ठीक है, मोटे तौर पर। कि यूएनडीपी के द्वारा डाली गई हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट मल्टी, और ये जब एमपीआई लिखा करें ना तो देखो एक बात बताएं, यूपीएससी कहती है कि हम कोड में आपको वर्ड देंगे, लेकिन आप हमें कोड में वर्ड मत देना, आप हमको इन कोड में दो। आप यहाँ पे एमपीआई को पूरा एक्सप्लेन करके लिख दिया करो ब्रैकेट में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हाँ, इसके बाद जब आप कभी आगे कुछ यूज करोगी, मान लो यही एमपीआई को फिर आपको इसी आंसर में लिखना है, तो वहाँ पे एमपीआई से काम चल जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आपने पहले तो हमें एमपीआई बता दिया था, ठीक है। यूएनडीपी का तो सबको पता होता है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जब आपने पीएम जनधन खाता लिखा तो ये डाटा मत डालिए कि कितने खाते खुले कितने खाते नहीं खुले, ठीक है। ये बातें डालने से उत्तर उतना अच्छा नहीं होता है। बुजुर्गों के लिए अगर आप स्कीम डाल ले, देखो अन्नपूर्णा खाना वाली आपने डाल दिया, अन्नपूर्णा यहाँ पे गरीब कल्याण डाल दिया, तो अब एक ऐसी डाल दो ना डिवाइस को लेकर, जैसे बुजुर्गों के लिए वयोश्रेष्ठ सम्मान निधि योजना की बात आती है, ठीक है, आप उसकी बातें यहाँ पे कर सकते हो, क्लियर। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है।
ये जो बातें मैंने पॉइंट तो दिए थे, लेकिन इन पॉइंट को आपको भाषा शैली में करना, जैसे इसमें कोई संदेह नहीं कि विकास परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव पड़े हैं, किंतु अब यहाँ पे निष्कर्ष के तौर पर ये ध्यातव को अगले पैरा से लिखिए, ठीक है। और वहाँ पे आप इसको मिक्स कर दीजिए कि हाँ, लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने से मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा सकता है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। और इन नए रोजगार के अवसर में न केवल सरकार को अपनी भूमिका वहन करनी चाहिए, बल्कि आरबीआई को भी आगे आकर बाजार में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए और कई विदेशी कंपनियों को भी भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसी आप बातें कर सकते हो। स्किल इंडिया को आप यहाँ पे दर्शा सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बताना चाहो तो बता सकते हो, अगर आपने भाषा शैली को सही से गढ़ा है। इसलिए कहता हूँ कि बातें कम से कम लिखो और डायमेंशन ज़्यादा डाल दो, ठीक है। तो ये बातें आप समझ गए। अब यहाँ पे एक और आपकी जो कमी है उसको थोड़ा दूर करिए। हालांकि मैंने बता दिया, आपने सुन लिया होगा पहले वाले वीडियो में। ये जो पॉइंट है ना, ऐसे इन पॉइंट्स को ऐसे हटा दो। अगर आपको लिखना है तो 1 पॉइंट ऐसे डालो, 2 ऐसे डालो, 3 ऐसे डालो, और जब डालो तो बीच में डालो, क्लियर। तो इससे आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जब सेकेंड टाइप पॉइंट डालो तो आप उसमें रोमन में डालो, थर्ड में डालो तो ABCD डालो। हालांकि थर्ड का नंबर कभी आता नहीं है, और अगर आ रहा है तो आप उसको अवॉइड करिए, क्योंकि एग्जामिनर बार बार पॉइंट पढ़ के डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। अब आपको अगर इसको लिखना ही था, जैसे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लिखती कैसे। अगर इस प्रश्न को लिखना था कि कोविड-19 के पहले से भारत में गरीबी व असमानता को लेकर बहस जारी थी, लेकिन कोविड-19 ने तो इस गति को और उत्प्रेरकता प्रदान कर दी। अर्थात हाल ही में जारी किए गए UNDP के आंकड़े और WHO के आंकड़े कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित करते हैं। अब जब आपने आंकड़े बोला ना, ब्रैकेट में फिर वहाँ पे डाल दो जो आंकड़े हैं कि इतने % लोग गरीबी से बाहर निकाले गए। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में वर्ड लिमिट काउंट नहीं होती, ठीक है। और भाषा भी आपकी प्रभाववान बनी रहेगी, ठीक है। आपने जब ये बता दिया कि हाँ, ये आंकड़े कहीं ना कहीं बाहर निकाले हैं, हालांकि हाल ही में सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं इस व्यवस्था से, या कहें कि असमानता व गरीबी को दूर करने से, आप वहाँ पे सरकार के प्रयास बता दो, ठीक। और निष्कर्ष जब जाओ तो चाहो तो आप यहाँ पे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र कर सकती हैं, चाहे तो आप यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना का जिक्र कर सकती हैं, चाहे यहाँ पे आप एक तरीके से फंडामेंटल राइट का जिक्र कर सकती हैं, ठीक है। और या फिर आप यहाँ पे जाते जाते एक काम और कर सकती हैं, क्या कि यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट के सस्टेनेबल गोल्स को कर सकती हैं, जिसमें जीरो हंगर और पुअर्टी की बात की गई है, ठीक है। एलिमिनेट द पुअर्टी, उसको आप यहाँ पे जिक्र कर सकती हैं। तो आपका उत्तर काफ़ी डाइवर्स हो जाएगा, समझ रहे। और ऐसे आपका निष्कर्ष भी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। उम्मीद है आप अपनी कमियों को समझ गई होंगी, कोशिश करेंगी कि आगे से ऐसी कमियां नहीं होंगी। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।